नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, ये हमारी वोकेबलरी सेशन का शायद 40th सेशन है, राइट। और हम लोग अभी तक बहुत सारे वर्ड्स सीख चुके हैं। बहुत 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 सारे वर्ड्स हम लोग सीख चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपके वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है, आप लोग ये सोचते होंगे सर ऐसा क्या है भाई कि इस एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश क्यों पूछी जाती है। हम लोग तो इंडियंस हैं सर। हम लोग में तो ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो बाहर की यूरोपियंस की लैंग्वेज है, ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है। हमारा जो इंडिया में जो अगर एग्ज़ाम होता है उसमें तो हिंदी पूछी जानी चाहिए, इंग्लिश क्यों पूछी जा रही है। देखो यार, रोने गाने से काम नहीं चलेगा। अब तुम यूँ बोलोगे सर सब जगह तो सब देश वाले, चाइना वाले अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ब्रिटेन वाले अपनी इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो हम इंडियंस हिंदी क्यों नहीं यूज़ कर सकते। देखो यार, कोशिश होनी चाहिए। कोशिश बिल्कुल होनी चाहिए कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, क्योंकि हिंदी हमारे देश की बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पर आपको पता होगा, अगर हिस्ट्री की आप बात चलेंगे तो इंग्लिश जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। आई मीन बोली जाती है इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग होता है आपस में वार्तालाप करने के लिए, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करने के लिए। अब तुम और मैं चाहे जितना रोल है, मान लो तुम्हारी जॉब लग गई एएसओ एमईएन, तुम बन गए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विदेश मंत्रालय में, और तुम वहां पर, तुम्हारी पोस्टिंग हो गई न्यूयॉर्क में। अब तुम वहां पर जाके कैसे हिंदी में तो बात करोगे नहीं, लाजमी सी बात है तुम इंग्लिश में ही बात करोगे। और तुम वो सब छोड़ दो यार, अगर तुम साउथ इंडिया भी गए लेट्स से, राइट, तो हो सकता है कि तुमको तमिल लैंग्वेज ना आती हो, कन्नड़ लैंग्वेज ना आती हो, बट अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पता है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पता है तो भी आप कई लोगों से बातचीत कर पाओगे। तो इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाती है। अब इसको आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, बट रियलिटी यही है कि इंग्लिश वर्तमान समय में, आज के समय में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है भाई, तो फिर तो ना तो आपसे एग्जाम निकलेगा, पहली चीज़, और ना ही आप ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाओगे। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ इंग्लिश को अगर आप सीखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो वोकेबलरी को इम्प्रूव करना। क्योंकि जैसे आप हिंदी में भी बोल पाते हो, अब जैसे आप अपनी मम्मी से खाना मांगते हो, मम्मी कढ़ाई से सब्जी निकाल के दे दो, है ना। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि कढ़ाई में से सब्जी निकाल के दे दो, इसको इंग्लिश में बोल के दिखाओ, तो हो सकता है कि तुम नहीं बोल पाओगे। बट अगर तुम एमबीए में सेलेक्ट होकर चले गए न्यूयॉर्क में, तो तुमको तो वहां पर इंग्लिश में ही ये सब बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश वोकैबलरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी, ये सब चीज़ों का डिस्कशन भी होते रहेगा, बट चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला शब्द क्या है, राइट। विल हैव अ लुक एट द फर्स्ट वर्ड। पहला शब्द क्या है भाई हमारे आज की क्लास का? एक्विपेज। ये जो एक्विपेज वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? इसका वर्ड होता है, आप लोग यहाँ पिक में भी देख पा रहे होंगे, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी देख रहे हो आप? अब तो घोड़ा गाड़ी चलती नहीं, अब तो सब कार वार से चलते हैं, बाइक से चलते हैं। घोड़ा गाड़ी आजकल कौन ही इस्तेमाल करता है। पर ये जो आप ये गाड़ी देख पा रहे हैं चार पहिए वाली, और इसमें जो घोड़ा तांगा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्विपेज, राइट। तो ट्रेडिशनली इसका मीनिंग होता था, एक्विपेज का मतलब मीनिंग होता था कि भाई घोड़ा गाड़ी वगैरह। पर धीरे धीरे इसका मतलब बदल गया, इसका जो मीनिंग है वो बदल गया। जो सेना होती है उसका जो भी सामान, घोड़ा बारूद पता नहीं जो भी सामान लेके जाते होंगे, उसको भी ये लोग एक्विपेज वर्ड में यूज करने लगे। बट इन जनरल अगर आपसे पूछे कोई कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे चार पहिए वाली गाड़ी जिसमें घोड़ा लगा हुआ। चार पहिए वाली गाड़ी मेरे दोस्त जिसमें घोड़ा लगा हुआ हो, उसको अपन एक्विपेज बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जैसे इसकी हिंदी मीनिंग देख पा रहे होंगे, सात सामान। सात सामान ये किसका है भाई? मिलिट्री का, सेना का सात सामान, ठीक है। और घोड़ा गाड़ी वगैरह तो यहाँ पर दिया हुआ है। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। द सोल्जर्स कैरिड फुल इक्विपेज फॉर द मिशन। अब ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो इक्विपेज वर्ड है, इसका संबंध किससे है? सेना के सामान से। यहाँ पे जो आप इक्विपेज वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है मेरे दोस्त इसका मतलब है सेना का सामान। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? इसका मतलब है सेना का सामान, ठीक है मेरे दोस्त। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेना का सामान। पर अगर दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, द रॉयल इक्विपेज इम्प्रेस द विजिटर्स, यहाँ पर जो इक्विपेज है इसका मतलब है घोड़ा गाड़ी। तो इसका हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। द घोड़ा गाड़ी, द रॉयल एक्विपेज इम्प्रेस द विजिटर्स। जो घोड़ा गाड़ी था उसने सभी लोगों को, अब तुम ही हो, मान लो तुम जा रहे हो रास्ते में और तुमने घोड़ा गाड़ी देखी, दो दो सफेद घोड़े लदे हुए हैं, और बड़ा उसमें कोई बड़ा आदमी जा रहा है, तो भाई तुम भी तो चटमट कर हो जाओगे, तुम भी सोचोगे अरे भाई क्या चल रहा है, ये क्या आ रहा है मेरे सामने से, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज एरमोलॉजी। एरमोलॉजी,
एरोमोलॉजी, एरोमोलॉजी जो वर्ड है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है रेगिस्तान का अध्ययन। अब तुम बोलोगे सर ये रेगिस्तान का भी कोई अध्ययन कर सकता है क्या? सीधी सी बात है यार, रेगिस्तान का अध्ययन तो साइंटिस्ट लोग करेंगे ना, वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर तो कभी नदियां बहा करती थी, यहाँ पर कभी पेड़ पौधे हुआ करते थे, अब सब सूखा है, पूरी रेत ही रेत दिख रही है। तो ऐसी जो अध्ययन करते हैं, तो वो जो अध्ययन की स्टडी होती है, दैट स्टडी इज नोन एज द एरोमोलॉजी। उसको क्या बोलेंगे? एरोमोलॉजी, मरुस्थल विज्ञान। जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, मरुस्थल देख पा रहे हो, चारों के चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्या दिख रहा है? रेगिस्तान दिख रहा है। सिनोनिम्स क्या देखेंगे इसके? डेजर्ट स्टडी, रेगिस्तान के अध्ययन, डेजर्ट साइंस, एरिड लैंड स्टडी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, राइट। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसको? एरोमोलॉजी के। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ओशियनोग्राफी, इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ? समुद्र का अध्ययन। ओशियनोग्राफी क्या मतलब है? समुद्र, समुद्र का अध्ययन, ठीक है। फॉरेस्ट्री, मरीन साइंस, हाइड्रोलॉजी, राइट। तो ये जो सारे वर्ड हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स इन द सेंस कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनका एरोमोलॉजी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, रेगिस्तान अध्ययन से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सेंटेंस एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? एरोमोलॉजी हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड डेजर्ट इकोसिस्टम। जो रेगिस्तान विज्ञान है, उससे क्या भाई, जो साइंटिस्ट होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं कि रेगिस्तान का जो इकोसिस्टम है कैसे वहां पे काम करता है, कैसे दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, बारिश होने की कितनी संभावना हो सकती है। she specialized in एरोमोलॉजी ड्यूरिंग her रिसर्च। अपने रिसर्च के दौरान उसने किसमें स्पेशलाइजेशन किया भाई? रेगिस्तान विज्ञान में, रेगिस्तान अध्ययन में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इराटम। इराटम, इराटम मेरे दोस्त क्या होता है? इराटम होता है, मान लीजिए कि कोई बुक वगैरह पब्लिश हुई है, और उस बुक जो पब्लिश हुई है मेरे दोस्त, उसमें किसी एक पेज में कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाए, किसी एक पेज में किसी लाइन में मिस्टेक हो जाए, उसको अपन बोल देते हैं इराटम, राइट। फिर क्या होगा? जो पब्लिशर होगा वो उस मिस्टेक को दूर करने के लिए कोई नोटिस जारी करेगा। तो नोटिस के साथ साथ में जो मिस्टेक हुई उसको भी करेक्ट करेगा, राइट। इराटम, जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो मेरे भाई, जैसे यहाँ पर भी देख पा रहे हो, ये टू लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पर ये टू की जगह यहाँ पर टू आना चाहिए था, तो उसने इसको काट दिया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग इराटम। दिस इज इराटम, मिस्टेक, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? मिसप्रिंट, मिस्टेक एंड टाइपो। टाइपो एरर हो गया है व्हाट्सएप मैसेज के दौरान, तुमने किसी को कुछ मैसेज भेजा और कुछ ना कुछ लिख गया, तो बोले नो दिस वाज अ टाइपो, राइट। चलिए, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्यूरेसी, करेक्टनेस, प्रिसीजन एंड परफेक्शन। ये सारे जो वर्ड है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए भाई। जो चीज पूरी तरीके से सही हो, वो कैसे गलत हो सकती है ना? सेट एग्जांपल्स, द पब्लिशर इश्यूड एन इराटम फॉर द टेक्स्ट बुक। जो पब्लिशर था उसने बुक के लिए इराटम का इशू किया। अब तुम ही हो, तुम कभी कभी अपनी गलत बातें बोल देते हो। जब तुम गलत बातें बोल देते हो तो तुम बोलते हो सॉरी सॉरी सॉरी, और सॉरी बोलते हो पर तुम्हारी सॉरी कोई एक्सेप्ट तो करता नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो एन इराटम, राइट। एन इराटम वॉज एडेड टू करेक्ट द प्रिंटिंग मिस्टेक। इराटम को ऐड किया था, क्यों भाई? क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए हमने इराटम ऐड किया। चलो आगे देखते हैं, 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 आगे देखते हैं। अच्छा मुझे ये बता दो, तुम्हारा इस साल जॉब लेने का मूड है या नहीं है? मेरे दोस्त, तुम्हारा इस साल जॉब लेने का मूड है या नहीं है? बहुत जल्दी, मतलब अभी एग्जाम वगैरह हो जाएगा, टीयर 1 हो जाएगा सीजीएल का, फिर टीयर 2 आ जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ यार, ये जो साल है, कम से कम ये वाला जो साल है, वो आप जॉब लो, अपने मम्मी पापा को खुश करो, और बोलो कि भाई मैंने बहुत तगड़े से मेहनत की थी, मैंने विशाल सर के साथ इंग्लिश पढ़ी और मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया। फिर फिर एक बार जॉब लग गई ना, तो तुम हो सारे अपने मोहल्ले में। एक बार वंस यू गेट द जॉब, देन एवरीबडी लुक्स एट यू। और एक बात बहुत अच्छी मैंने सीखी हुई है अपनी लाइफ में, कि अगर आपके पास जॉब है ना, तो आपकी सारी कमियों को दरकिनार कर दिया जाता है। बट इफ यू डू नॉट हैव अ जॉब, और तुम ये बोलो सर मैं तो सुबह उठ के ईश्वर की पूजा करता हूँ, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, तो समाज के सभी लोग, मैं सच बोल रहा हूँ तुमसे, अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कितने ही अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हें कोई भी सम्मान की नजरों से नहीं देखेगा। ये ब्रूटल ट्रुथ है सोसाइटी का। सोसाइटी का ब्रूटल ट्रुथ है कि अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है मेरे दोस्त, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है मेरे भाई, तो ये समाज तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देगा। बट तुम 100 गलत काम करो, बट तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, 7 खून माफ है, जैसे बोलते हैं, 7 खून माफ। तो 7 खून माफ से मेरे कहने का मतलब है, तुम्हारे अंदर हजारों बुराइयां हो तो भी कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बट कुछ गैर कानूनी मत कर देना, जस्ट बिकॉज बोल दिए सर सब सारी चीजें माफ हो जाती हैं। इलीगल चीजें तो नहीं माफ होंगे ना, बट आप दिन में कुछ ऐसे दिन में पड़े हुए हो, सो रहे हो, तब आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे? अरे मेरा बेटा जॉब करता है, लगता है थक जाता है, इसलिए सो रहा है। और अगर तुम
घर का काम करने के बाद सो जाओ बिना नौकरी के, तो मम्मी पापा बोलेंगे तो देखो कैसा घोड़ा है, दिन भर सोया करता है, ये नहीं कि कुछ काम कर ले, पढ़ाई लिखाई कर ले। तो बस यही यही अंतर है उस इंसान में जिसके पास जॉब है और वो इंसान जिसके पास जॉब नहीं है। इस साल कोशिश करनी है मेरे दोस्त, जॉब लेकर के मस्त अपनी लाइफ को जीना। चलिए आगे देखते हैं भाई, एपिग्राफ। एपिग्राफ मेरे दोस्त क्या होता है? एपिग्राफ होता है शिलालेख। जैसे अशोक वगैरह के शिलालेख होते थे, अशोक जी, अशोक महान जो राजा होते थे पुराने जमाने में, शिलालेख पत्थर ले लेते थे और पत्थर के ऊपर कुछ कुछ नो उसके ऊपर इंग्रेविंग्स करवा देते थे, उनके ऊपर कुछ लिखवा देते थे। तो ऐसी जो लिखावट होती है पत्थरों के ऊपर, उसको अपन बोलते हैं एपिग्राफ। जैसे आप यहाँ पर पिक में भी देख पा रहे हो। अब ये यार, ये हिंदी लैंग्वेज है, ये ना तो हिंदी है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये ना तो हिंदी है और ना ही ये क्या है, इंग्लिश है। ना ये मेरे भाई हिंदी है और ना ही ये इंग्लिश है। ना तो ये हिंदी है ना ही मेरे भाई इंग्लिश है। चलो कोई कोई दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है, चलो ठीक है सर, कोई दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई, बट यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि यार दिस इज एपिग्राफ, एंड एपिग्राफ वाज एनग्रेव्ड ऑन द मॉन्यूमेंट। ये इसका सेंटेंस एग्जाम्पल मेरे भाई हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेंटेंस एग्जाम्पल, मतलब मॉन्यूमेंट पर एक एपिग्राफ को लिखा गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे दोस्त, नया वर्ड, डेमागॉग। डेमागॉग कौन होता है? डेमागॉग एक ऐसा नेता होता है मेरे दोस्त, डेमागॉग एक ऐसा नेता होता है जो जनता को भड़का कर रख दे। डेमागॉग कौन हुआ मेरे भाई? डेमागॉग एक ऐसा नेता हुआ जो जनता को भड़का करके रख दे। मतलब कि कोई भी इंसान अगर है और वो जनता को भड़का दे, जैसे हिटलर के बारे में तुमने सुना होगा, हिटलर 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 जो जर्मनी का सब बोला जाता है कि तानाशाह, तो हिटलर एक बहुत अच्छा स्पीकर भी था, बहुत अच्छा वक्ता भी था, और उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि ऐसी शक्ति थी कि वो जनता को भड़का देता था। मतलब आप खुद सोचो, उसने लाखों लोगों को गैस चैम्बर के अंदर मरवा दिया और उसकी जनता उसका साथ दे रही थी कि हाँ भाई तुम लाखों लोगों को मार डालो। ऐसा नेता सोचो, ऐसा नेता कितना खतरनाक होगा जो अपनी बातों से लोगों को उकसा दे और गलत काम करने के लिए प्रेरित कर दे। राइट, तो जो ऐसा नेता होता है जो जनता को अपनी बातों से उकसा के भाई कि नहीं तुम गलत काम करो, तो ऐसे नेता को बोला जाता है डेमागॉग। क्या बोला जाता है मेरे भाई? डेमागॉग। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एजिटेटर, रैबल राउजर। रैबल राउजर मतलब भीड़ को भड़काने वाला, रैबल राउजर भीड़ को भड़काने वाला, रैबल राउजर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो रैबल राउजर जो वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उसका मतलब होता है भीड़ को भड़काने वाला। पॉपुलिस, इंस्टिगेटर, राइट, इंस्टिगेटर मतलब इंस्टिगेट मतलब आग लगाने वाला, वैसी आग नहीं, फालतू में किसी को भड़का के आग लगाने वाला, उसको अपन बोलते हैं इंस्टिगेटर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्टेट्समैन, रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समैन, पीस मेकर, शांति स्थापित करने वाला, रेशनल, लॉजिकल, लीडर, नेता, डिप्लोमैट। डिप्लोमैट यार देखो, डिप्लोमैट कौन होता है? जैसे बोलते हैं फॉरेन डिप्लोमैट, ही इज अ फॉरेन डिप्लोमैट। तो डिप्लोमैट हमेशा ये कोशिश करता है कि जो काम पहले लड़ाई झगड़े से होने वाला था उसको आपस में बातचीत करके शांति से निपटा ले। जैसे हमारे एस जयशंकर साहब हुए, तो ही इज अ डिप्लोमैट, वो आराम से जाते हैं, बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना हो। सिटी एग्जाम्पल देखेंगे, द डेमागॉग मैनिपुलेटेड पब्लिक इमोशंस फॉर पावर। जो डेमागॉग था, जो नेता था, उसने किसके लिए? पावर के लिए मेरे दोस्त क्या किया? मैनिपुलेट कर दिया, लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए। पावर मेरे पास है कि जनता मरे जिए, मेरे को क्या मतलब, ये होता है डेमोगॉग की थिंकिंग। आगे देखते हैं भाई, पीपल इवेंचुअली सॉ थ्रू द डेमोगॉग्स फॉल्स प्रोमिसेस। जो लोग थे उसने अंततः, इवेंचुअली जो वर्ड है यहाँ पर, तो आप इवेंचुअली वर्ड देख पा रहे हो मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है अंततः, फाइनली, इवेंचुअली। तो जो लोग थे उन्होंने अंततः जो डेमोगॉग था उसकी इंटेंशंस भाप ली, भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो हमको सिर्फ भड़का रहा है, हमें सिर्फ लड़ा रहा है, और लड़ा करके वोट लेकर के जीत करके भाग जाएगा। राइट, तो ये डेमोगॉग वर्ड का मीनिंग हो गया। जैसे यहाँ पर इस नेता को ही देखिए, ये तो खैर ऐसे पिक्चर में देखा हुआ है, ऐसा कोई होता नहीं है कि मुंह ऐसा बना हुआ है, बट ऐसे पिक्चर में देखा हुआ है कि एक ऐसा इंसान जो जनता को भड़काने का काम करे मेरे भाई। एक ऐसा इंसान जो जनता को भड़काने का मेरे दोस्त काम करे, उसको बोला जाता है डेमागॉग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड। अगला शब्द क्या है मेरे दोस्त? अगला शब्द है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी सर, इसका क्या टैक्सी से कोई लेना देना नहीं? इसका, इस वर्ड का मीनिंग का टैक्सी से कतई भी लेना देना नहीं है। जब आप किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, जैसे कि मैं बोल दूँ कि आपने पानी है, पानी लिया, पानी में शक्कर मिला दी तो शरबत बन गया, पानी में आपने शक्कर मिला दी तो वो शरबत बन गया। तो आप क्या बोल सकते हो? ये बिना चीनी वाला पानी है और ये चीनी वाला पानी है, ये शक्कर वाला पानी है, ये बिना शक्कर वाला पानी है। तो ये आपने वर्गीकरण कर दिया, दिस इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। जैसे तो यहाँ पर भी है, तो जानवरों का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की जगह आप यूज कर सकते थे वर्ड टैक्सोनॉमी। क्या यूज कर सकते थे मेरे दोस्त? वर्ड आप यूज कर सकते थे वर्ड
टैक्सोनॉमी, जैसे सिनोनिम्स इसके देखेंगे, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण, सिस्टमैटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं है संगठन से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पर विभिन्न चीजों में वर्गीकरण कर देना, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज मींस। एंटोनिम्स का मतलब क्या? एंटोनिम्स डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, रैंडमनेस, केओस। देखा, कोई भी चीज जो परफेक्टली ऑर्डर में नहीं होगी, जो परफेक्टली वर्गीकरण इसका नहीं होगा, तो सीधी सी बात है वहां पे क्या होगा? केओस होगी। सेम एग्जांपल्स देखेंगे। टैक्सोनॉमी हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो टैक्सोनॉमी है वो साइंटिस्ट का क्या हेल्प करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए। जैसे हम और आप क्या हुए? हम और आप मनुष्य हुए, बाकी लोग जानवर हुए। हम लोग भी जानवर है, वो लोग सर क्या हम लोग जानवर नहीं? आर वी नॉट एनिमल्स? तो भाई हम लोग भी एनिमल्स हैं, उसमें इतना ज्यादा लोड मत लो। द बुक एक्सप्लेन्स द टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बुक है वो क्या एक्सप्लेन करती है? टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों के वर्गीकरण को समझाने की कोशिश करती है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडिगल। प्रोडिगल कौन हुआ भाई? प्रोडिगल इसी इसी महिला को ही देख लो, लुक एट दिस लेडी। मतलब इतने सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भर रहा है। इतने सारे मेरे दोस्त इसके पास पैसे हैं, फिर भी इसका मन नहीं भर रहा है। शॉपिंग भी करनी, हील्स भी खरीदनी है, शॉपिंग मॉल भी जाना है, मूवी भी देखनी है, पिज्जा भी खाना है। मतलब महीने के अंत में सैलरी आई और 5 तारीख तक सारे के सारे पैसे उड़ा दिए। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स खर्चीला, ठीक है, जो पैसे उड़ाता हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रावैगेंट, वेस्टफुल, स्पेंडथ्रिफ्ट एंड लैविश। यहाँ पर यार एक जो वर्ड है स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट जो वर्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका भी मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पैसे खर्चा करता हो। लेकिन एक और वर्ड होता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, राइट? जो थ्रिफ्टी वर्ड है इसका मतलब होता है कंजूस मेरे दोस्त। इसका क्या मतलब होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है कंजूस, ठीक है। तो कई बार जो बच्चे होते हैं वो थ्रिफ्टी को स्पेंड थ्रिफ्ट से कंफ्यूज कर लेते हैं। थ्रिफ्टी को स्पेंड थ्रिफ्ट से कंफ्यूज कर लेते हैं। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस और स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला। वो जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हो मेरे भाई, उसको बोला जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट। लैविश। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्रूगल, इकोनॉमिक, मतलब जो काफी कम पैसे खर्च करता हो। थ्रिफ्टी जो मैंने बता दिया आपको। इकोनॉमिकल। मिजरली, मिजरली कौन सा हुआ? दुखी इंसान नहीं, मिजरली को दुखी इंसान नहीं, मिजरली का मतलब वो हुआ वो इंसान जो पैसे बहुत कम खर्च करता हो। आगे देखेंगे। सेंड एग्जांपल, ही इज प्रोडिगल इन हिज स्पेंडिंग हैबिट। वो क्या है भाई? वो प्रोडिगल है किसमें? अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में। अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में वो प्रोडिगल है, काफी कम पैसे खर्च, सॉरी 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 सॉरी, ही इज प्रोडिगल इन हिज स्पेंडिंग हैबिट्स, मतलब वो अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में होता है प्रोडिगल है, अपनी पैसे बहुत ज्यादा खर्च करता है। आगे देखते हैं। द प्रोडिगल सन रिटर्न होम आफ्टर मैनी ईयर्स। जो खर्चीला बेटा था बहुत समय के पश्चात अपने घर वापस लौटा। अब यार तुम ही हो, तुम बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे अरे भाई फिर से आ गया, फिर से मेरा खर्चा करवाएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है निर्भीक, निडर। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी जिसको डर ना लगता हो, ऐसा इंसान होता है इंट्रेपिड। जैसे इस इंसान को देखो भाई, जहाज से कूद गया। इस इंसान को देखो जहाज से कूद गया, तो ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है किसका? ये एग्जांपल है इंट्रेपिड इंसान का। सिनोनिम्स फियरलेस, ब्रेव, बहादुर, डेयरिंग एंड करेजियस। करेजियस इसके अंदर करेज हो, इसके अंदर साहस हो, उसको अपन करेजियस बोलते हैं। एंटोनिम्स कॉवर्डली, डरपोक, टिमिड, डरपोक, फेयरफुल एंड हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब कौन हुआ? जो हिचकिचाता हो कोई भी काम करने में, ठीक है। अब जो निडर इंसान होगा उसको बोल दो कि जाओ 10 लोगों को गोली मार दो, धूम 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 धूम, तो भी वो गोली मार देगा। सेम एग्जाम्पल, द इंट्रेपिड एक्सप्लोरर क्रॉस्ड द डेंजरस जंगल। जो इंट्रेपिड एक्सप्लोरर था भाई मेरे, उसने क्या किया? उसने जंगल को क्रॉस किया। आगे, she gave an intrepid response during the crisis. She gave an intrepid response during the crisis. उसने क्राइसिस के दौरान एक निर्भीक रिस्पॉन्स दिया मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। इनफेमी। इनफेमी, इनफेमी का मतलब क्या होगा? पॉपुलर, बट इन नेगेटिव सेंस। कोई देखो, आप दो तरीके से पॉपुलर हो सकते हो। प्रसिद्ध आप दो तरीके से होते हो कि आपको अच्छे कामों के लिए जाना जाता हो और खतरनाक कामों के लिए, गलत कामों के लिए जाना जाता हो, ठीक है। तो जब आप गलत कामों के लिए जाने जाते हो तब आप होते हो नोटोरियस। जब आप गलत कामों के लिए जाने जाते हो मेरे भाई, तब आप होते हैं नोटोरियस। और जब आप अच्छे कामों के लिए जाने जाते हो देन यू बिकम फेमस। ये डिफरेंस होता है मेरा दोस्त फेमस और नोटोरियस पर्सन। जैसे कोई चोर होगा तो वो नोटोरियस होगा, जो मर्डरर होगा वो नोटोरियस होगा, है ना, वो फेमस नहीं होगा। जैसे सिनोनिम्स देखेंगे, नोटोरिटी, डिसग्रेस, शेम, डिसऑनर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फेम, ऑनर, रेपुटेशन, प्रेस्टीज। ये जो सारे शब्द हो गए ये इसके क्या हो गए मेरे दोस्त? एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। सेंटेंस एग्जांपल्स में
द क्रिमिनल गेन्ड इनफेमी फॉर हिज ब्रूटल एक्ट्स। जो क्रिमिनल था अपने ब्रूटल एक्ट्स की वजह से, यहां देखोगे मेरे भाई, ब्रूटल एक्ट्स की वजह से जो क्रिमिनल था उसको इनफेमी का प्राप्त हुआ। what happened to that criminal? The criminal got infamy because of the brutal acts that he was doing. Scandal brought infamy to the organization. जो स्कैंडल था उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, इनफैमी हुई, उसकी बहुत थूथू हुई यार। इनफैमी का मतलब थूथू से ही समझ लो कि आपको गलत कामों की वजह से आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है पब्लिकली, ठीक है। तो आई गेस दैट वाज ऑल। अच्छा एक और वर्ड है बैरन। जो वर्ड बैरन है मेरे दोस्त, उसका मतलब होता है बंजर। बंजर 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 मतलब जहां कहीं भी हरा भरा ना हो, पानी पीने तक के लिए ना हो, उसको बोलते हैं बैरन। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पूरा सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है, पेड़ पौधे मेरे दोस्त सूख गए हैं और कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलेंगे मेरे भाई बैरन। स्टेराइल, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव एंड डेसोलेट, ये सारे वर्ड जो है ये बैरन वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे, फर्टाइल उपजाऊ, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल एंड लश। बोलते हैं ना लश ग्रीन कैंपस, तो वहां से वर्ड हुआ हरा भरा। Send example, the farmers struggled to cultivate the barren island। जो किसान थे वो barren land को कल्टिवेट करने में असफल रहे। लाजमी सी बात है यार, कोई भी भूमि हो जो बैरन हो, जो सूखी हो, बंजर हो, वहां पे तुम कितनी भी पानी डाल दो, कितनी भी खाद डाल दो, पर पेड़ पौधे तो नहीं उगेंगे। Years of drought made the region barren। वर्षों का जो सूखा पड़ा उसने उस क्षेत्र को बैरन बना दिया, सूखा बना दिया। आगे बढ़ते हैं, आई गेस ओके। तो हम लोगों ने आज के सारे शब्दों को कंप्लीट कर लिया है। इट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलरली ये सारे सेशंस को देखें ताकि यू गेट टू लर्न एंड यू गेट टू बिकम प्रोफिशिएंट इन वोकैबुलरी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।